बहुमुखी प्रतिभा के धनी आनंद मिश्रा रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक, टीवी व फिल्म कलाकार तथा अभिनय शिक्षक हैं। रंगमंच के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही रहा है। संघर्ष के बावजूद वह हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन, विवेकानंद सहित कई दिग्गजों के मार्गदर्शन में रंगमंच पर नई ऊंचाइयां छूते रहे। नाटकों के हजारों शो में अभिनय करने के साथ साथ नाटकों का निर्देशन भी किया। आज फिल्मी संगम चैनल पर आनंद मिश्रा अपनी रंगमंच यात्रा को लेकर बात कर रहे हैं। जबलपुर से भोपाल होते हुए मुंबई की उनकी यात्रा, उनके अनुभवों का लुत्फ आप लोग भी उठाएं। आनंद मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। जबलपुर से आपके करियर की शुरुआत होती है, वहीं आपके परवरिश हुई और काफी संघर्ष रहा बचपन में। उस संघर्ष के साथ किस तरह आप थिएटर से जुड़े? जी, बहुत छोटे में बताता हूं आपको कि जबलपुर में प्लाजा टॉकीज थी, अब वो बंद हो चुकी है, वहां मॉल बन चुका है। और वो प्लाजा सिनेमा पहले सुंदर विलास थिएटर हुआ करता था, जहां पर सोहराब मोदी साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब, प्रेमनाथ कपूर, ये सारे लोग जो हैं वो वहां थिएटर किया करते थे। बाद में वो प्लाजा सिनेमा बना, वहीं मैं रहता था और पीछे हमारा घर था। पिताजी की मृत्यु के बाद माँ को वहीं रहने के लिए काम मिल गया था, तो सिनेमा हॉल में रहते थे हम, वहीं काम करते थे, पढ़ाई करते थे। वहां पर एक हमारी छोटी कैंटीन थी, जहां पर एक गणेश खरे जी चलाया करते थे। वो नाटककार थे, नाटक लिखते थे। तो हमारे शहर के जो बड़े बड़े कलाकार थे, जैसे कि के नायकर साहब, रजनीकांत, ये और जितने भी रंगकर्मी थे, वो वहां आकर बैठा करते थे और उनकी बातें सुना करता था। फिर वहां पर एक बार मेरी मुलाकात हुई मिस्टर देवलिया जी से। वो हरिशंकर पारसाई जी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी जो है, उसका नाट्य रूपांतरण इलाहाबाद के सरनबली श्रीवास्तव जी ने किया था, उसको वो कर रहे थे। तो उसमें हम लोग जुड़ गए और उसको हमने शहीद स्मारक में हमने उसका शो किया, बहुत अच्छा हुआ। और उससे धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ एक मालवी चौक है, जहाँ पर कलाकार एक तरफ खड़े होते हैं, मिमिक्री वाले अलग खड़े होते हैं, राजनीति वाले अलग, ऐसे पूरे चौराहे में अलग अलग होटलों के सामने। वहां हम खड़े होने लगे, बातचीत चलने लगी, लोगों से मेल मुलाकात। और उसके बाद मेरी मुलाकात होती है अलखनंदन जी से, जो विवेचना में काम करने के लिए उन्होंने भी शुरुआत की थी और मैं भी गया। और वहां पर हरिशंकर पारसाई जी हमारे संरक्षक थे, ज्ञान रंजन जी जो पहल पत्रिका निकालते हैं वो भी थे, पटेरिया साहब, पटेल साहब, जितने प्रोफेसर्स लोग थे वो सब लोग वहां पर मौजूद थे। और हमने वहां शुरू किया अपना मणि मधुकर का नाटक दुलारी बाई हमने जबलपुर में किया। उसके बाद हमें भोपाल बुलाया गया, जहां पर के हमें अशोक वाजपेयी जी, जो वहां के संस्कृति विभाग को संभालते थे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश कला परिषद उत्सव होता था, वहां हमने रानी नागफनी की कहानी, दुलारी बाई हमने नाटक किया और बहुत सराहना मिली। तो इस तरह से रंगमंच में प्रवेश हुआ और अलखनंदन जी के साथ जुड़ गए, ज्ञान जी के साथ जुड़ गए, परसाई जी के साथ जुड़ गए। ये एक नाटक की हमारी पहल थी जबलपुर की। तो कौन कौन से नाटक किए बाद में आपने, जबलपुर या भोपाल में ही? हाँ, जबलपुर में हमने अलख जी के साथ दुलारी बाई किया। उसके बाद हमने अखाड़े से बाहर और डरा हुआ आदमी, ये दोनों नाटक फजल ताबिश साहब ने लिखा था, उर्दू के बहुत जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं और मध्य प्रदेश उर्दू जो अकादमी है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद हमने मणि मधुकर का एक तारे की एक आंख, कबीर के ऊपर नाटक किया। और वो नाटक उसके बाद पिछले दो नाटकों के हमने पूरे भारत में घूम घूम कर शो किया। फिर बीच में हमने एक दरिंदे नुक्कड़ नाटक भी किया। और जब हमने एक तारे की आंख कबीर के ऊपर किया, तो इसे भारत सरकार का जो 5वां राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव दिल्ली में हुआ, श्री राम सेंटर में, उसे भारत का पहला हिंदी नाटक
वहां पर मंचित हुआ, बाकी अन्य भाषा के थे नाट्य समारोह में। 1980 की बात है। तो वहां हमने काम किया और उसके बाद जब हम यहाँ वापस आए तो हमें पता चला कि भोपाल में जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक श्री बीवी कारन जी थे, वो वहां से छोड़कर भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में एक ड्रामा रेपर्टरी बनाई जा रही है। तो हमने उसकी एप्लीकेशन दे दी और उसके बाद हम एक बार इंटरव्यू के लिए आए, 2 बार इंटरव्यू के लिए आए, 3 बार आए और हमारा वहां पर सिलेक्शन हो गया और मध्य प्रदेश रंग मंडल उसका नाम दिया गया, जिसके निर्देशक श्री बीवी कारन साहब थे, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक रहे थे। और उसी दौरान हमें पता चला कि भारत भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो उसके बन जाने के बाद वहां हम लोगों को जगह दी जाएगी, हम वहां मंचन करेंगे। तो हम लोगों ने वहां पर रहते हुए मध्य प्रदेश कला परिषद में रोज एक्सरसाइज करते थे, वहां करते थे रहे। बड़े बड़े लोग आते रहे, कभी अलग अलग, जैसे रवि खेमू, कुणाल खेमू के पापा, वो आए थे माइम सिखाने के लिए। अलकनंदन जी हमारे सह निर्देशक बन गए। तो वहां हम भोपाल आ गए और भोपाल में जब हमने पहला जयशंकर प्रसाद का नाटक किया, वो उतना नहीं चला। उसके बाद दूसरा जो नाटक हमने किया चतुर्भाणी, वो कालिदास समारोह में हमने उसे प्रदर्शित किया। उसके बाद तीसरा नाटक हमने किया घासीराम कोतवाल, और घासीराम कोतवाल जब हमने किया और उसका पहला प्रदर्शन भारत भवन के बहिरंग में हुआ, तब पूरे भारत के जितने भी बड़े रंगकर्मी हैं वो सब के सब आमंत्रित थे, सब के सब आए थे। विजय तेंदुलकर जी भी आए थे, सारे लोग आए थे वहां पर। और वो शो और वो भारत भवन का इनॉग्रेशन, क्योंकि आज भी वो फरवरी में 13 फरवरी 14, 15, 16, 17, 18 7 दिन का एक समारोह आज भी होता है। तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस भारत भवन का इनॉग्रेशन किया था और नाटक हमारा घासीराम कोतवाल हुआ था। जबलपुर में आप 2 लोगों के संपर्क में रहे, हरिशंकर परसाई और ज्ञानरंजन। हरिशंकर परसाई के साथ किस तरह के मुलाकातें थीं और उनसे आपने क्या सीखा था? हाँ, परसाई जी के साथ मेरा संबंध बना। मैं जब 8वीं क्लास में नवीन विद्या भवन में पढ़ता था, तो मेरे एक क्लासमेट थे, उनका नाम था विद्याभूषण दुबे। तो हम दोनों साथ पढ़ते थे, छुट्टी होती थी तो मैं विद्याभूषण के साथ उनके माँ बाप के घर जाता था। तब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। उनको परसाई जी को कई बार मैंने देखा था घर में बचपन में, लेकिन जब रंग कर्म में आया और परसाई जी के व्यक्तित्व को मैंने समझा, तब रंग कर्म के साथ साथ मैं ये कहूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे परसाई जी का स्नेह मिला। ज्ञान जी अभी भी हैं, उनका स्नेह मेरे साथ है, बड़े आदरणीय हैं, मित्र की तरह हैं, एक गार्जियन की तरह हैं, पारिवारिक संबंध है उनसे। पर परसाई जी को जिस तरह से गंभीरता के साथ अगर समझा जाए, तो परसाई जी के हर एक वाक्य में अगर आप उसके अर्थ को समझेंगे तो आपको हंसी आएगी। उनका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हमने उनका एक कहानी का नाट्य रूपांतरण एज एन एक्टर भी किया है और मैंने कहानी को डायरेक्ट भी किया है। तो ये एक लड़की 5 दीवाने, इस पे हमने आलोपी वर्मा ने डायरेक्ट किया था, हम लोगों ने उसमें एक्टिंग की। और क्या तो परसाई जी का अगर हम देखें कि समाज के हिस्से को, छोटी से छोटी चीज को वो किस तरह से पकड़ते थे और किस तरह से वो समाज के सामने रखते थे। जैसे वैष्णो की फिसलन है, चूहे वाली कहानी की चूहा और मैं, वो एक कहानी है, या एक लड़की 5 दीवाने हैं।
इस तरह से समाज में परसाई जी ने जिस तरह से देखा, एक लड़की 5 दीवाने, हमारे यहाँ एक गंजीपुरा में एक चूड़ी बाजार है, वो चूड़ी बाजार बड़ा सकरा है, उसमें किताबों की दुकान, चूड़ियों की दुकान, पानी वाला, पानी पूरी वाला, नल, वो पूरी की पूरी कहानी वो चूड़ी बाजार की गली से उन्होंने उठाई। एक जो वैष्णव की फिसलन जो है वो कहानी परसाई जी ने हमारे यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति का एक 5 स्टार होटल, उसके ऊपर उन्होंने उठाई। इस वजह से परसाई जी को आज नहीं, जिस तरह से चार्ली चैपलिन, पिकासो या एंटन चेखो या शेक्सपियर को मैं कहता हूं कि ये कभी कुछ नहीं, अमर है ये। परसाई जी भी अमर है, जिस तरह से प्रेमचंद अमर है उसी तरह परसाई जी भी अमर है। परसाई जी के बारे में मैं कई बार चर्चा करता हूं तो लोग उसके कहते हैं कि हाँ मैं कहानी सुनाता हूं, तो मुझे लगता है तुमने पढ़ा है परसाई जी को? परसाई जी को क्या समझा? परसाई जी के व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि परसाई जी की आंखों में हमेशा एक पीड़ा होती थी, एक उत्सुकता होती थी, और हर चीज को देखने की एक ऐसी काबिलियत थी जो हर आदमी में नहीं होती। मैंने कई बार देखा कि परसाई जी बैठे हुए ऐसे हैं, देख रहे हैं किसी तरफ, तो मैं सोचा इतनी देर से क्या देख रहे हैं, तो मैंने पलट के देखा तो एक आदमी जो है, अब परसाई जी ने उस पर कहानी लिख दी कि वो मूछ के ऊपर का, नाक का एक सफेद बाल जो खुसखुसाता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। तो परसाई जी की चीजों को समझना और उनकी नजर, हम जब कोई भी नाटक करते थे, जैसे हमने ये किया दुलारी बाई, तो दुलारी बाई की रिहर्सल परसाई जी देखने आए। उन दिनों काफी तकलीफ में थे, गाड़ी में आते थे, हम लोग पकड़ के बिठा देते थे, बैठ गए। वह लंबे चौड़े 6 फुट 2 इंच का आदमी, एकदम पंडित लंबा, और हम लोगों को बिठा के उन्होंने कहा कि ये दुलारी बाई से क्या समझ में आया तुम लोगों के? हमने एक कंजूस औरत है और वो अपने खानदानी जूते पहनती। नहीं नहीं नहीं, ये वर्तमान की प्रधानमंत्री है जो खानदानी जूते पहनी हुई है, समझ में आया? अच्छा, किसकी बात कर रही है? अच्छा। तो ये जो उनकी सोच थी, शायद लिखने वाले ने भी शायद ये न सोचा हो कि भविष्य में एक महिला प्रधानमंत्री बनेगी और उस पर ये नाटक जुड़ सकता है। लेकिन परसाई जी की नजर, परसाई जी की सोच अद्भुत अद्भुत। मतलब परसाई जी को तो पता है, एक एक वाक्य, मैं तो कई बार जब ब्लॉग लिखता हूं तो रुक जाता हूं कि यार काश मैं एक लाइन परसाई जी जैसी लिख सकता। परसाई जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। परसाई जी से आपकी काफी बातचीत हुई, काफी अनुभव है। कभी कोई ऐसी बात उन्होंने आपसे कही जिसने आपकी जिंदगी पर असर किया हो? हाँ, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, हम सभी लोग बैठे हुए थे। तो एक लाइन थी कि जो घर छोड़े अपना, वो चले हमारे साथ। और ये उन्होंने हम लोगों को कहा था रंगमंच के संबंध कि रंग कर्म जो है वो बिल्कुल उसी तरह है कि जो घर छोड़े अपना, जो चले हमारे साथ। ये बात मुझे याद आती है कि सही बात है, रंग कर्म करके धन कमा लेना, मठाधीश बन जाना, फिल्म अभिनेता बन जाना, ये ठीक है, एक नियति है मनुष्य की सफलता का, एक ऊंचाई का एक कह सकते हैं कि मुकाम कह सकते हैं आप उसे, या एक स्तर कह सकते हैं कि उसने पाया। किंतु मैंने हबीब तनवीर साहब के रंगमंच में या रतनथयाम साहब के रंगमंच से जुड़े कलाकारों में जो प्रतिभा देखी है, जो गुण देखा है, वो आज के अभिनेताओं में ढूंढ पाना मुश्किल है। कि फिदा बाई जब गाती थी मंच पर, तो अगर यहां गाएंगी तो मेरा ख्याल है यहां से 2 किलोमीटर दूर
बिना माइक के आवाज जाती थी, वो रेंज था फोक कलाकार का। या अमर सिंह के पापा ठाकुर राम जी जब काम करते थे तो उनमें जो रेंज देखा है, तो ये तो है कि उस बात को मैंने भी महसूस किया कि हाँ, हर कलाकार को जीवन में वो सफलता, वो मुकाम, वो पैसा, वो धन दौलत नहीं मिलती है। शायद इसीलिए सबसे उन्होंने कहा था कि नाटक की विधा वैसी है जैसे एक सन्यासी अपना घर छोड़कर तप करने चला जाता है, अभिनेता को भी तप करने निकलना पड़ेगा। अब उसे स्थान मिला या ना मिला वो जाने। परसाई जी की ऐसी क्या खूबी थी या उनके अंदर क्या ऐसे गुण थे या उनका लिखने में ऐसी क्या बात आती कि समाज का तमाम तबका राजनेता उनसे नाराज रहते थे? जी जी वो मुझे याद आ रही, उनकी एक छोटे से किस्सा बताता हूँ कि एक स्टेशन है और उस स्टेशन पर समझिए परसाई जी यानी वो कथाकार वो बैठा हुआ है और ट्रेन आती है और उस ट्रेन में अलग अलग तरह के लोग बैठ जाते हैं, जैसे एक कंपार्टमेंट में बैठते हैं, 5-6 लोग सामने, 5-6 2-4 थे यहाँ खड़े, एक आध यहाँ खड़ा हुआ है और वो एक दूसरे से बात करने लगते, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले दिल्ली जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? बोले वो अपना पानी की समस्या बहुत हो गई है ना, तो पानी की समस्या ठीक करना। तो कहा पानी की समस्या है? अरे बोले वो नर्मदा बहती है, उसे जो है अपना कर्नाटक की तरफ ले जाना है, पानी उधर गुजरात चला जाता है, तो वो गुजरात क्यों जाए, जाके समुद्र में उसे कर्नाटका ले जाना है, वहां दिक्कत है पानी की। अच्छा, तो तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भाई मैं तो जा रहा हूं कि आदमी की समस्या ठीक करना है। बोले आदमी की समस्या ठीक करना है? हाँ। तो बोले आप क्या करते हैं? बोले हम पंडित थे। अच्छा, तो पंडित है तो क्या करते हैं? बोले कथा बांचते हैं, आदमी को पाप पुण्य समझाते हैं। तो बोले आपने कभी पाप नहीं किया? बोले हम क्यों पाप करेंगे, बिल्कुल नहीं करते हम। हाँ, वही समस्या है कि आदमी की समस्या को ठीक करना, दिल्ली जाकर धरना देंगे और सारे पंडित इकट्ठे होकर मनुष्य को ये समझाएंगे कि भाई तपस्या करनी चाहिए, है ना। तो इतने में ट्रेन रुकी, एक आदमी आया, भीख मांगने लगा, भाई कुछ दे दो कुछ दे दो। पंडित ने लगा हट हट निकल, अरे बदूमारा हट चला। अब कथाकार ने पूछा कि भाई आदमी की समस्या का हल कर रहे थे, जा रहे दिल्ली, ये आदमी तो करे। बोले पर भिखारी साला इसके। बोले तो ये भी तो आदमी है, इसकी तो समस्या हल करना है। तब क्या है कि जी इस तरह के जो राजनीतिक सामाजिक व्यंग वो मनुष्य को चुभते हैं, और खास तौर से एक नाम नहीं लूंगा, एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों के खिलाफ परसाई जी ने बहुत लिखा और बहुत पिटे भी बहुत उनको बहुत मारा भी गया था परसाई जी को। हाँ, तो ये तो देखिए क्या होते थे ओशो की, जैसे अब ओशो भी हमारे जबलपुर के ही हैं, रजनीश जिनको ओशो लोग कहते हैं। तो वो जब जबलपुर से उन्होंने शुरू किया तो लोग बहुत कहते थे अरे कौन है चोंगा पहन के लोगों में लॉकेट बांटता है, पता नहीं क्या क्या बात करता है, ये करता है। लेकिन जब वो आदमी आया और उसने बढ़ना शुरू किया, लोगों ने उसको नकारा, नकारने के बाद वो अमेरिका चला गया और वहां कई दीप गाड़ियां वाड़ियां सबने यहाँ पर उसके फॉलोवर बनना शुरू कर दिया। ये आपका इस्कॉन टेम्पल है, इसके जो प्रभुपाद साहब है उनको भी लोगों ने यहाँ नहीं एक्सेप्ट किया। वो भी जब अमेरिका चले गए और उन्होंने अपने तरीके से कृष्ण की व्याख्या शुरू की तो लोगों ने मान लिया। लेकिन परसाई जी विदेश नहीं गए, परसाई जी ने यहीं रहते हुए अपने आप को पिटते हुए भी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ी कि भैया मैं तो उंगली करूंगा और मैं तो यही सोचता हूं यही लिखूंगा। लेकिन यकीन मानिए, चाहे वो विश्वविद्यालय के बारे में, अरे एक लाइन आपको छोटी सी बताता हूँ परसाई जी की, कि 2 3 4 औरतें खड़ी हैं, जुलाई का महीना है, नल को खोलती हैं, पानी बाल्टी रखती है और पानी में से नल से 3-4 केंचुए बाल्टी में गिर जाते हैं। तो एक कहते हैं केंचुए, तो दूसरी कहती है, यानी लेखक कहता है कि लगता है कि बारिश का मौसम आ गया, हमारा नगर पालिका व्यवस्थित काम कर रहा है। तो नगर पालिका हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, अरे छोटी से छोटी चीजें, मतलब 2 भाइयों के संबंध को तो छोड़ दीजिए आप, चूहे के साथ एक चूहा है, परसाई जी घर आते हैं मच्छरदानी में और वो चूहा जो है
कब उनकी बच्चेदारी से उन्हें छेड़ता है, वो सोचते हैं यार बड़ा परेशान करता है, रोटी डालना शुरू कर। रोटी डालते जाते हैं तो वो चूहा खुद दिन में खा पी के एक और चूहा ले आता है ना। तो इस तरह से जो परसाई जी, और कुछ दिन बाद परसाई जी बाहर चले जाते हैं। अब वो चूहे वो अपने पूरे परिवार को लेकर घर को तबाह कर देता है। तो कहना ये चाहते हैं कि भाई अगर आपको शरण मिली है तो उस घर को बर्बाद मत करो। ये परसाई जी। ज्ञान रंजन जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और कैसे आपके संबंध रहे? ज्ञान जी से जब अलग, क्योंकि ज्ञान जी रेगुलर आते थे। ज्ञान जी भी प्रोफेसर, पटेरिया साहब भी प्रोफेसर, पटेल साहब भी, मिश्रा जी। तो पटेरिया जी, पटेल साहब और मिश्रा जी साइंस कॉलेज में थे और ये अपना यहाँ पर ज्ञान जी DNN कॉलेज में। तो ज्ञान जी रोज रिहर्सल पे आते थे, कुछ कहते नहीं थे, चुपचाप निकल जाते। फिर कई बार ऐसा होता था कि जैसे बाबा नागार्जुन आए या केदारनाथ सिंह आए, केदारनाथ अग्रवाल आए, है ना, दुष्यंत कुमार आए, ये लोग जब आते थे तो हम लोगों को कहा जाता था कि देखो आज एक बड़ा लेखक आया हुआ है तो तुम लोग आना ज्ञान जी के घर। तो ज्ञान जी पहले माले पे रहते थे, हम लोग वहां जाते थे, नमस्कार करके जो गुरुजन आते थे उनसे सुनते थे हम लोग। ज्ञान जी सब पे नजर रखते थे और फिर वो धीरे से कोई एक किताब निकाल के देते थे मानसिकता समझने के बाद। कई बार होता था कि जैसे आए कि भाई अपना मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, क्या समझे तुम, कुछ समझ में आया? मतलब धीरे धीरे वो दिमाग को चुनते थे और उसके बाद वो एक किताब देते थे। ये अपनी पहल कभी नहीं दी। अच्छा। हाँ, पहल कभी नहीं दी, पहल अब देते हैं। अब मैं जब गया था, अभी लाया हूँ पहल लेटेस्ट अंक। तो कहानियां देते थे छोटी छोटी, क्या चाहिए ले जाओ, इसको पढ़ लेना, प्रेमचंद की कहानी है इसमें। या पूरी किताब नहीं पढ़ना, एक कफन पढ़ लेना, या पूस की रात पढ़ लेना, या बड़े भाई साहब पढ़ लेना, एक कहानी पढ़ लेना। तो ज्ञान जी ने कहा तो घर ले आए। तो मुझे उन्होंने पहली बार पूस की रात पढ़ने के लिए दिया। पूस की रात मैंने पढ़ा, मैंने कहा बढ़िया अच्छी कहानी है, जबकि स्कूल में भी अपन पढ़ते थे प्रेमचंद को। फिर जब मैं उसे पढ़ के आया तो मुझे ज्ञान जी ने कहा कि मेरा घर का नाम गंगा, कि गंगा कैसी लगी कहानी? मैंने कहा बहुत अच्छी है, अच्छी है। क्या समझ में आया? मैंने यही है एक विपदा एक इंसान की, एक कपड़ा खरीदने के लिए आदमी जिंदगी में कितना दुखी हो जाता है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बोले इसको फिर से पढ़ना है। फिर ले आया, 2 बार पढ़ा। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि अब ये तुमको डायरेक्ट करना है, 5वां प्रगतिशील लेखक सम्मेलन जबलपुर में होने वाला, तुम्हें डायरेक्ट करना है। तो मैंने कभी डायरेक्ट नहीं किया था, एक्टिंग ही की थी। मैंने कहा जी ज्ञान जी करूंगा, और किसी से पूछना कुछ नहीं, अपने आप करना जो तुम्हें करना होगा। ठीक। तो ले आया मैं उसका, पहले वो गया उधर एक टाइपराइटर वाले के पास, मैंने कहा कहानी को टाइप कर दो कागज पे, 4, 5, 6 कॉपी बनवाई इसकी। तो पहले कार्बन रख के बनता था, वो करवाया। उसके बीच में उन्होंने, ज्ञान जी ने मुझे कहा कि यार गंगा तुम्हें बंबई जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, कमलेश्वर को जानते हो? तो मैंने कहा उनकी वो जो परिक्रमा मैगजीन पढ़ी मैंने। कहा तो तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ और अपना वहाँ एक अमजद खान का भाई है, उसका एक ग्रुप है नाटक का, तो वहाँ से 2 नाटक लाना है और कमलेश्वर के पास जाओ। तो मैं बम्बई आया, कमलेश्वर, गायत्री कमलेश्वर, नेपेंसी रोड में। तो ऊपर एक हॉल है, उसके ऊपर रहते थे, तो उनके घर पे ठहरा।
तो श्याम सुंदर शुंगलू भी एक बड़े प्रोड्यूसर थे, और एक जयप्रकाश शर्मा जिनका इंतकाल हो गया, पत्रकार, वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे श्याम सुंदर शुंगलू इंदौर के। तो तब उन लोगों से मिला, फिर वो दादर गया, हिंदू कॉलोनी में वो इप्टा वालों का कुछ रिहर्सल वैसे चल रहा था, वहां के 2 नाटक फाइनल किए। तो बोले तुम कौन हो? मैंने कहा मैं विवेचना की तरफ से आया हूँ, ज्ञान जी ने भेजा है, और जो भी आपका है सब ज्ञान जी ने बोल दिया है कि जो कुछ मैं ओके करूंगा सब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे 17 लोग आएंगे, ये होगा, और सब कुछ नोट करके मैं रात में ज्ञान जी को फोन करके बात करके करना। तो ज्ञान जी का विश्वास, चूंकि अच्छा मुझे ये लगता है ज्ञान जी को शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से अकेला माँ के साथ रहता था, तो मैं जिम्मेदारियों को समझता था। मुझे कोई अगर हल्ला करता था तो पता नहीं क्यों मैं कहता था कि यार चुप रहो यार, तुम ऐसा चल रहा है बात कर रहे हो। तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन मुझे दिखता था उनमें। यहाँ आया, सबसे बात करके कमलेश्वर जी से, इन सबसे करके वापस चला गया, और वहां मैंने अरुण पांडे को लेके किया। और सबसे बड़ी बात एक और बड़ी अच्छी कि वहां जबलपुर में मैं जहां रहता था वहां एक कुत्ता था। कुत्तों से मेरी बचपन से दोस्त, डिकी नाम था कुत्ते का। तो उसकी रात में एक कुत्ता है, कहानी में अगर आप पढ़ेंगे तो कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है। तो वो कुत्ते को मैं रोज अपने साइकिल के डंडे में बिठा के रिहर्सल में ले जाता था, बिठा देता था वहां, और फिर बट डिकी भौंक डिकी, एक्टरों को कम से उस पर ज्यादा है। और ज्ञान जी हमेशा आके हंसते रहते थे देख के मेरे को। फिर वो शो हुआ शहीद स्मारक में, कई शो हमने किए, उसे बहुत सराहा गया। तब से ज्ञान जी ने मुझे एक माना कि नहीं, ये विवेचना में ये एक लड़का है जो बड़ा गंभीर है और जिम्मेदारियां समझता है। तो अब मुझे वो हमेशा बिल्कुल भाई की तरह मानते हैं। और फिर बहुत अलग अलग लेखकों की कहानियां पढ़ने के लिए मुझे उन्होंने चेखोव को पढ़ना उन्होंने शुरू करवाया, शेक्सपियर को कराया, तो जिस तरह टॉलस्टॉय को कराया उन्होंने, लेनिन, माओ, मार्क्स, इन सब चीजों को एक आइडियोलॉजी की कह सकते हैं कि एक समझ पैदा हुई जब मैंने लेनिन को पढ़ा, आपका ये जो माओवाद पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, उनके पार्ट 1 पार्ट 2 इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, 3-3 4-4 महीने 6-6 महीने में एक किताब पढ़ी। तब समझ में ये आया कि ज्ञान जी मुझे एक दृष्टि दे रहे थे, जो एक ब्राह्मण पुत्र होकर जो मैंने अपनी माँ की तीर्थ यात्रा में देखा था कि अम्मा ये बछिया खरीद लो, अम्मा ने 21 रुपए में बछिया खरीदी, अब इसकी पूंछ पकड़ो, पूंछ पकड़ के 11 रुपए दो, जब तुम मरोगी तो ये तुमको बैतरनी पार कराएगी। तब मैं छोटा बच्चा था 6 साल का, मैं बोलता था ये अम्मा ये बेवकूफ बना रहा है, ये कोई बैतरनी, क्या पता तुम मरने के बाद कहाँ जाओगी। अम्मा मेरे को मारती थी। तो ये चीजें जो बचपन में थी उसको और एक बड़ा कैनवास, एक कहते एक आदमी के अंदर एक समझदार इंसान, एक भावुक इंसान, जैसे आज कोई कुत्ते को चोट लग जाए तो मुझे तकलीफ हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी रैली या किसी आप जैसे लेटेस्ट अभी एक 2 बच्चियों को पेड़ पर लटका हुआ एक घटना सुनी है मैंने, नाम नहीं लेता हूं किसी राज्य का, तो वो एक पीड़ादायक है कि कितना अत्याचार हुआ होगा। या एक अभी झारखंड में एक केस हुआ है, एक फॉरनर पति पत्नी आए थे, उनके साथ अत्याचार हो गया है। या लहसुन 800 रुपए बिकने लगता है तो आलू का भाव बढ़ जाता है। तो छोटी से छोटी चीज अगर एक कॉमन मैन यानी एक आम आदमी, वो भी निम्न स्तर का, मिडिल क्लास आदमी की भी बात नहीं कर रहा मैं, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो 1 पाव आटा खरीदता है, पत्थर में से गीला करके मारता है, हाथ से ऐसे ऐसे करके 2 लकड़ी जला के एक रोटी खा लेता है, उसकी तकलीफ को समझने का मौका ज्ञान जी ने दिया। ज्ञान जी ने बहुत सी चीजें आपको किताबें पढ़ने की, उन्होंने बहुत सी बातें भी आपको कही होंगी निजी स्तर पर नहीं, एक रंगकर्मी के रूप में। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित किया?
रंग कर्म बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, उनके एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं याद है। मैं ये कह सकता हूं जैसे हारमोनियम के 3 सप्तक संगीत की जननी है, मां है, और रंग कर्म पर्टिकुलर नाटक के विषय में कहूं तो समस्त कलाओं की जननी है। आप उसमें जैसे मेरे पीछे आप एक पेंटिंग देख रहे होंगे, नाटक में इसकी भी जरूरत पड़ती है। ये जिस पे मैं टिका हुआ हूं इसकी भी जरूरत पड़ती है, जिस पर बैठा हूं इसकी भी जरूरत पड़ती है, जो मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ चल रहे हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। ये हाथ और ये हाथ, सारी विधाएं रंग कर्म से जुड़ी हुई हैं। ये अलग जी के साथ रहते हुए, ज्ञान जी के साथ रहते हुए, अपने तमाम मित्र गणों के साथ रहते हुए ये समझ में आया। जैसे जब भोपाल आया तो निर्मल वर्मा जी, आपके जे स्वामीनाथन जी, कुमार गंधर्व साहब, भीमसेन जोशी जी, इतने बड़े बड़े लोगों की संगत, गुलाब बाई नौटंकी की, महारानी किंग। तो जब हम नाट्य कर्म करते हैं, जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसके लिए एक उचित वर चुनता है ताकि वो जीवन में कभी दुखी ना हो, हमेशा सुख से रहे। छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। जितना व्यवस्थाओं में उलझा हुआ व्यक्तित्व उस पिता का बनता है समाज में, हर पिता का, जब बेटी को ब्याहने की बात आती है सैद्धांतिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, तो सुई से लेके तलवार तक की व्यवस्था, वो सारी की सारी व्यवस्था रंग कर्म में हमें करनी पड़ती है। चाहे वो कपड़े हो, चाहे चलना फिरना हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे लड़ना हो, झगड़ना हो, रूठना हो, मनाना हो, प्यार करना हो, जितना संसार के कर्म है वो सारे के सारे कर्म नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज तो मैं कह सकता हूं कि जो बुनियाद, मतलब मेरे जो गुरु हैं वो श्री विवेकानंद साहब हैं, यानी रंग कर्म की जो एक बुनियाद, जहां विवेचना से जो मुझे मिली, ज्ञान जी से, परसाई जी से, पटेरिया साहब से, पटेल साहब से, अलकनंदन जी से, इसके बाद की स्थितियों को जब मैं कह सकता हूं कि जहां से प्लेन टेक ऑफ, लेकिन प्लेन बनने का, एक हवाई जहाज का आकार लेने की जो मेरी संरचना या निर्माण में कह सकता हूं कि वो विवेचना में बना। उसके बाद जब मैं कारंजी के साथ जुड़ा और वहां से फिर जो मैंने चीजों को गहराई से समझा कि भाई नाट्य वेद को पंचम वेद क्यों कहते हैं, ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तो है ही हैं। नाटक को पंचम वेद क्यों कहते हैं, इसे शूद्रों के लिए रचित क्यों किया गया, नारियों का जो कहते हैं ना प्रतिरोध होता था, पहले नारी यहां नहीं आती थी, समाज उनका बहिष्कार करता था कि ये नारियों के लिए नहीं, इसलिए मालवा में जो माचा होता है, रात भर होता है, पुरुष नारी का भेज था। यहाँ बाल गंधर्व जी, यहाँ भी मराठी में भी पुरुष ही नारी का अभिनय करते थे, नारियों का प्रवेश वर्जित था। हत्या, मृत्यु मंच पर वर्जित थी। 9 रस थे, श्रृंगार, वीर, करुण, हास, रौद, बीभत्स, वात्सल्य, अद्भुत, भय। ये जो हमारे रस हैं, इन रसों की अभिव्यक्ति मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य नहीं, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करती है जब हम अभिनेता बनते हैं। तो ये जो कह सकता हूं बुनियाद मेरी जो बनी वो विवेचना में बनी, और विवेचना में मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, बड़ा गंभीर मामला। वही फिर से लौट के आता हूं कि जो घर छोड़े अपना वो चले हमारे साथ, और इसीलिए मैं अपनी माँ को लेके जबलपुर छोड़ के भोपाल आ गया।
735 रुपए की नौकरी में, फिर जो होगा देखा जाएगा। ज्ञानरंजन जी में से क्या खूबी थी, आज भी आप उसके साथ जुड़े हुए हैं? ज्ञान जी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कभी भी किसी को भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो क्या है। बहुत सामान्य, मतलब आप समझिए कि मैं जबलपुर गया, मैंने फोन किया, घर बुलाया, उन्होंने सारी मीटिंगें कैंसिल की, पत्नी से कहा खाना बनाओ, पत्नी ने खाना बनाया, फिर एक उनको किसी बहुत बड़े लेखक ने एक पार्कर पेन गिफ्ट दिया था, वो पेन उन्होंने मुझे दिया, फिर मुझसे कहा कि देखो मैं रशिया गया था, वोदका लाया हूं, थोड़ी टेस्ट कर लो। तो इतनी से हमने वोदका ली, हम साथ में बैठे, हमने पी और खाना खाया। तो आप देखिए, एक होता है कि एक पिता पुत्र वाली स्थिति नहीं है, एक दोस्त जैसे रहते हैं ज्ञान जी। यहाँ बंबई आए थे, गुलजार साहब को भी अवार्ड दिया गया था, ज्ञान जी को भी, तो हम उधर चौहान हॉल टाउन, मैं गया था वहां, ज्ञान जी, भाभी, गुलजार साहब के साथ तो मैंने बहुत काम किया है, भाई बोलता हूँ उनको, साहब भी नहीं बोलता, गुलजार साहब बोलता हूँ, मैं सब लोग गुलजार साहब बोलते, मैं भाई बोलता हूँ, क्योंकि उनके पोटली बाबा में बहुत उनके साथ वॉइसिंग किए गुलजार भाई के साथ। तो ज्ञान जी, अरे गंगा कैसे तुम, जो एक्साइटमेंट, जो उमंग, कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मैं आज बंबई आया हूं, अवार्ड मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं। घर में भी हो तब भी, मतलब सन 80 में, 75, 76, 78 में, और आज 2024 में अभी फोन लगाऊं, ज्ञान जी, हाँ इतनी जोर से बात करते हैं, इतने एक्साइटमेंट से, लगता कोई अपना भाई बात कर रहे। तो ज्ञान जी से कभी भी मतलब एक आत्मीयता है, और उस आत्मीयता का कारण यह है कि कभी कहीं से भी रत्ती के बराबर यह एहसास नहीं होता कि ज्ञान जी पराए हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, या बहुत बड़े राइटर हैं, पहल पत्रिका तक, कहीं से नहीं। और एक कमला प्रसाद जी हुआ करते थे उनके साथ, वो अब शायद पता नहीं है या नहीं, मुझे भोपाल में तो थे, पता नहीं, ज्ञान जी ने शुरू की थी कमला प्रसाद। वो दोनों व्यक्ति बहुत सुलझे, कभी नहीं, मतलब जैसे मैं कहूं ना कि फैज अहमद फैज साहब से जब मैं भोपाल में मिला, पूरी रात हमने साथ गुजारी फैज अहमद फैज साहब से, तो उनकी एक लाइन बड़ी खूबसूरत आज तक याद है मुझे। सन 78 में एक लाइन रात के 3 बजे उन्होंने कहा था कि दिन तो यूं ही गुजर जाता है, रात को किस खाने में रखूं। ये लाइन आज तक याद है मुझे। तो जीवन में बस यही बात है ज्ञान जी के, ज्ञान जी को कहां रखें, ज्ञान जी तो दिल में रहते हैं, ज्ञान जी दिल में, वहां कॉफी हाउस है, अपना ऑटो पकड़ के आ जाएंगे, कॉफी हाउस में घंटों बैठे रहेंगे, और नहीं कोई पैसा कोई नहीं देगा, हम देंगे आज हमारी तरफ से। तो ज्ञान जी के तो मतलब प्रेम प्रेम प्रेम, कबीर है वो, कबीर है वो। भोपाल में रंगमंच करते हुए, नाटक करते हुए, डायरेक्शन भी करते हुए आपकी मुलाकातें कई लोगों से हुई, विवेकानंद से हुई, जॉन मैथ्यू से हुई, क्या किससे क्या सीखा और कहां आप विकसित हुए? हाँ, विकास की स्थिति का करेक्ट, कहां विकास किया कहां नहीं किया ये भी आता है जी। तो दुलारी बाई में हम लोग कोरस में गाना गाते थे, फिर हम रंगमंडल में आ गए। रंगमंडल क्योंकि कारंजी संगीत वाले व्यक्ति थे, सुबह 8 बजे आ जाते थे, संगीत का रियाज होता था, संगीत सबसे सारे गामा बाधा निशा अलग जी बॉडी की लैंग्वेज कराते थे। जब हम घासीराम कोतवाल तक आए तब भी हमें कोरस में गाना हम लोग गाते थे पूरी, मतलब हमारा घासीराम कोतवाल कमाल किया बाबा ने, बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ के दौरान एक चीज समझ में आई कि गायकी हम लोगों ने तो एक आध नाटक में गाया था, और इसमें तो फिल्मों की तरह गाने यूज हो रहे हैं कि ठुमरी भी हो रही है, दादरा भी हो रहा है, हम लोग भी गा रहे हैं, और हम लोग वो सब भी गा रहे हैं जो हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं। तो हमें ये समझ में आया कि नाटक में संगीत को कैसे उपयोग किया जाता है, ये मेरे पहली चीज समझ में आई। उसके बाद आया कि
आलोपी वर्मा जी का एक मेकअप शो हुआ, मेकअप पे शो, ये पूरे दुनिया में पहली बार मुझे लगता है आज तक कहीं नहीं हुआ है कि मेकअप का शो 40 कलाकार, एक कलाकार बैठता है अपना दाढ़ी का सामान, गम सब कुछ लेके, और वो बूढ़ा बूढ़ा बनना शुरू करता है। और हम लोग घास से, दाल से, पत्तियों से, संसार की जितनी प्राकृतिक चीजें हैं उन चीजों से हम अलग अलग कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। ये रवींद्र भवन भोपाल में इसका शो हुआ था। तब हमें ये समझ में आया कि एक कलाकार को रंग कर्म करने के साथ साथ संगीत का ज्ञान होना चाहिए। बहुत बड़ा सिंगर ना बने लेकिन गाना आना चाहिए। नाटक में जिस तरह से फिल्मों में, पुरानी फिल्मों, आजकल की फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी फिल्मों में अगर राज कपूर साहब की फिल्म आप देखेंगे तो जो कहानी चल रही उस कहानी में जहां गाना आता है वो गाना उस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। गाना गाने के लिए नहीं होता। नाटक में ये चीज हमें समझ में आई कि नाटक में संगीत तो ठीक है, ढोलक वोलक में सब कुछ, बांसुरी ये सब किया हुआ था, लेकिन संगीत जिसे वाकई संगीत कहते हैं उसका उपयोग कैसे होगा। फिर हम लोगों ने किया था एमेच्योर थिएटर, जो अपने घर से ले आओ तुम ये पहन लो, लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रॉपर एक नीलम मानसिंह चौधरी जैसी एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़ी ग्रेजुएट इंटेलिजेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमें मिली कि हमें ये पता चला कि नहीं, जो नाटक कर रहे हैं उस नाटक का एक इतिहास होता है, उस इतिहास की वेशभूषा होती है। वो वेशभूषा जैसे घासीरामपुरा, नाना फडणवीस के टाइम की कोतवाल, ये सब कहानी, तो वो वाली हम सब ने बाल मुड़वाए। सच में हमने पूरे अपने बाल निकाल दिए थे, कोई विग नहीं पाए थे, ओरिजिनल टकला चोटी रख के हम लोग रोल कर रहे थे। तो त्याग समझ में आया कि अगर एक नाटक हम कर रहे हैं तो उसमें हमें अगर बाल की जरूरत नहीं है और चोटी रखनी है तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तो कॉस्ट्यूम से समझ में आया कि कॉस्ट्यूम में पीरियड अगर हम कर रहे हैं तो किस तरह का रिसर्च करके ही हमें पहनना चाहिए ताकि वो ऑथेंटिक लगे। संगीत का उपयोग करना चाहिए, रिदम का उपयोग करना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं कि सेट डिजाइन, क्योंकि हम लोग पहले सिर्फ इतने ही जानते थे कि एक घर मंगा लो, एक दरवाजा, दो इधर से एंट्री, इधर से इधर, एक खिड़की, इतना ही पता था। हमें रैंप क्या होता है ये नहीं पता था, और डिजाइन क्या होता है ये नहीं पता था। नतीजा ये हुआ कि हाय वदन में मैंने सेट डिजाइन किया। क्या बात, बाबा कारण साहब के उसमें, या वो एक हमने चाइनीज कहानी है, कुरोसावा की फिल्म है, अब नाम याद आएगा, मटिया बुर्ज हमने एक नाटक किया और उसका भी सेट डिजाइन आलोपी, मैं, ऐसे 3-4 लोगों ने मिलकर किया था। तो 2 ट्रक, क्योंकि वो कहानी पूरी कुरोसावा की फिल्म है, वो सॉरी कुरोसावा की फिल्म है, मटिया बुर्ज नाम से किया हमने। तो वो जंगल में है पूरा नाटक, तो हमने 2 ट्रक कच्चे बांस कटवा के भारत भवन के बहिरंग में जंगल क्रिएट किया था। तो सेट समझ में आया, ये विकास बता रहा हूं आपको। इसके बाद हमारे राम साहेब पांडे जी आए। वो मध्य प्रदेश में जो फोक है उसके पद्मश्री पद्म भूषण बहुत गुणी गुरु हैं हमारे। वहां की परंपरा का नृत्य, तो एक अभिनेता को नृत्य भी आना चाहिए, वो भी हमने सीखा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से हमारे जो मार्शल आर्ट है उसके गुरु आए। उन्होंने हमें पूरा मार्शल, आग में कैसे कूदा जाता है, रस्सी पे कैसे चला जाता है, लठ कैसे चलाया जाता है, बनेता कैसे, यानी वो भी हमने सीखा कि नहीं, एक एक्टर को तलवार चलाना, लाठी चलाना, पलटा चलाना, है ना, आग में कूदना, जंप करना, ये सब भी आना चाहिए। ये भी हमने उनसे सीखा। फिर बादल सरकार आए, उनका जो 3rd थिएटर,
उसमें आए फिजिकल चीजों के बारे में हमने और चीजों को सीखा कि कितना कुछ होता। धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे थे और इस ग्रो करने के साथ साथ हमारे प्लेस भी आगे बढ़ रहे थे कि हमने स्कंदगुप्त किया, मालविका अग्निमित्रन किया, हमने 3 बहनें किया, चैंतन चरखों का आधे अधूरे किया, है ना, और ये इनका श्यामानंद जायराम का। तो हम लोग लगातार प्लेस भी कर रहे थे और साथ साथ करते जा रहे थे। फिर इसी मार्शल आर्ट के बाद हमको रतन थियाम साहब जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने तलवार, लठ, भाला चलाना सिखाया। तो ये सारी चीजें जितनी हमारी फिजिकल जो चीजें जितनी दुनिया की रिक्वायरमेंट है, यानी तब मेरे समझ में आया कि रंगमंच में अभिनेता कहता मुझे तो एक्टिंग आती है। मेरा ये कहना है कि दुनिया का हर इंसान वो एक्टिंग करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस संसार के अंदर जो एक्टिंग नहीं कर रहा है। वो अपनी दवाई की दुकान में माल बेच रहा हो, बड़ा पाव बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, हर आदमी एक्टिंग कर रहा है। एक अभिनेता वो सब कुछ करता है जो आम आदमी करता है, और उतना ही सहजता से करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पर किसी को पत्थर मारना है तो उस पत्थर की चोट कैसी होगी, कितनी होगी। अगर वो मेकअप आप नहीं जानते हैं तो आप सामने वाले को नहीं साबित कर सकते इसके माथे पर चोट लगी। आप ऐसे दाढ़ी चिपकाएंगे, मैं दाढ़ी चिपकाता नहीं था, मैं एंटीगनी में क्रेयॉन करता था रुद्र प्रसाद सेन। एक एक बाल मैं स्प्लिट गम में ऐसे ऐसे चिपकाता था। एक एक बाल आप ऐसे पकड़ के देख सकते हो कि बाल उगा हुआ है, पूरा चिपका होता है एक एक बाल। अभी लोग चिपका देते हैं पूरी दाढ़ी, मुझे वो भी आता है एक बाल चिपकाना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए यहाँ कहीं किसी के ऐसा लग गया और आपको इसको दिखाना कैसे चोट, वो चोट कैसी होती है, उसका मेकअप कैसा होता है। आदमी को अगर माता निकल आई, पहले अच्छा था माता निकल आई, और फिर आप उसको दिखाते हैं कि माता निकल आई, तो उसके शरीर में वो कैसे बनते हैं। वो एक केमिकल होता है जिसे हम यहाँ रखते हैं, चौड़ी अंदर चली जाती है। तो ये जो चीजें हैं कि मेकअप, वॉक, प्रॉपर्टी, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, एक्शन। स्कंदगुप्त में हम सामने तलवार लड़ते थे। रतन थियाम साहब ने 1.5 घंटे का तलवारबाजी का शो किया है। तलवार चला रहे हैं हम पब्लिक के सामने 1.5 घंटे का तलवार की कहानी, भाले की कहानी, ढाल। आज मैं कोई भी कंपोज कर सकता हूं एक्शन कि लठ चलाने का, तलवार का, ढाल का, मैं खुद कंपोज कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें हमने सीखी, डांस सीखा। तो जब आप एक अभिनेता बनने जाते हैं तो रंगमंडल में रहते हुए जो विकास की बात की आपने, वो इस तरह से चलते चलते सबसे अंत स्थिति आई जहां होती है ताल। बिना ताल का आदमी जिंदगी भर बेताला रहता है। वो अपने काम में हो, अभिनय में हो, जीवन में हो, कहीं भी हो। अगर आप बेताला हैं तो आपकी तकदीर भी बेताला हो जाएगी। आप वो मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे कहीं ना। अच्छा, वो उसका एहसास नहीं होता। ये एक बड़ी बात है जो रंगमंच में, क्योंकि टाइमिंग के हमने बहुत कुछ, मतलब आप देखिए जॉन मार्टिन आए, हमने ट्रिलॉजी की, हमने जब प्रसन्ना जी के साथ हमने 3 सिस्टर्स किया, आधे अधूरे। तो एक्टिंग, जो रियलिस्टिक एक्टिंग क्या होती है, चेखो। आज जितना भी सिनेमा, वेब सीरीज आ रही है, वो एंटन चेखो की एक्टिंग आ रही है। लेकिन हमने जब जॉन मार्टिन के साथ ट्रिलॉजी की, एगमेम्नॉन, इफिजीनिया नॉलेज, ट्रोजन वुमेन, वो बॉडी लैंग्वेज के। तो आपको अपने शरीर को, अपनी आवाज को, अपनी शक्ति को एक रबर की तरह खींचना, इतना खींचना कि टूटे नहीं, और उसे फिर समेटना। तो ये चीजें आती हैं जहां पर कि आपको अपने जीवन में विकास करना है। जैसे हमने इतने गुरु मिले हमें, उन गुरुओं के आशीर्वाद सबसे कुछ ना कुछ जैसे हमने खड़िया का घेरा, कॉकेशियन चॉक सर्किल, फ्रिट्ज बेनाविट्स, उनके साथ काम किया। उनके साथ हमने किंग लियर किया, कॉकेशियन चॉक सर्किल किया, एज यू लाइक इट किया। कितना अंतर होता है कि ये
बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता है वो भी आपको डायरेक्ट करता है, वो एक एक चीज को पकड़ता है। तो निस्संदेह आपने प्रश्न था आपका विकास का, तो ये जितने निर्देशकों के साथ जितने कह सकते हैं हम लोग सोने की तरह बार बार गलाए गए, फिर सांचा बना, फिर उसे गलाया गया, फिर सांचा बना, फिर गलाया गया। और मैंने कितना विकास किया ये तो ऐसे बात करने में नहीं होता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं कि कई बार गलाया गया, कई बार सांचा बना, डाला गया, सांचे में बना, फिर गलाया गया। इस प्रक्रिया से गुजरता हुआ आज यहाँ मौजूद हूँ और अब भी चाहता हूँ कि कोई आए, मुझे गलाए और फिर मैं वो लिक्विड फॉर्म में जाऊं, एक तरल पदार्थ बनूं और फिर कोई एक सांचे में जाए। वो प्रक्रिया मरते दम तक चाहता हूं। जैसे भारत भोपाल आया, जबलपुर से मुंबई आया, एक निर्देशक बना और मुंबई आके बहुत बड़ा निर्देशक बना, बहुत नाम कमाया, बहुत सराहना मिली। अब व्यक्तिगत स्थितियां, माँ की बीमारी, चीजों से दूर हट गया, लेकिन जो कुछ वहां मैंने सीखा था उस तमाम चीजों को मैंने लोगों के बीच अलग निर्देशकों की जो छवि थी कि इससे ये लिया, इस गुण को यूज करें, मतलब कॉपी नहीं की, उसके उस गुण को लेकर कि इसको, ये जो ताड़ का पानी है इसको गुड़ बनाते हैं और ये जो नारियल का पानी है इसका भी गुड़ बनाते हैं पेड़ का, और फिर जो है गन्ने का भी है उससे भी गुड़ बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो कोशिश कीजिए जी, ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी जीवन की जी। इस विकास के दौरान जब आप विकास कर रहे थे भोपाल में, खो क्या रहे थे? खोना, हाँ, वहां मैंने खोया, अब महसूस होता है। मैं बहुत ही फोकस्ड एक दिशा वाला व्यक्ति हूं कि मैं जिस काम को कर रहा हूं मैं उसी काम में, उसके नुकसान और फायदे आस पड़ोस में कभी झांका नहीं मैंने। और वो जो संबंध वहां मेरे आसपास भटक रहे थे, जो संबंध आज भी कुछ जीवित हैं, कुछ मर गए, उन संबंधों को मैंने भुनाना नहीं सीखा। नहीं तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता और मैं भी वो कुछ पद्मश्री, पद्मभूषण, वो जो मतलब, हालांकि मेरे लिए वो कोई, मैं वो तमाम लोग जो मेरे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ये वो चीजों का मैं कभी लालसा कभी रखता नहीं, ना मुझे है। लेकिन खोने के नाम पर ये कह सकता हूं कि हाँ, मैंने वहां पर एक वक्त साधु जैसा जीवन जिया। और मेरा जो कहते, जो लोग होते ना, दृष्टि रखते लोग कि इससे रिलेशन बनाना है, इससे पकड़ना है, इसको, इसके कंधे पे पैर रखना है, ये हासिल करना है, ये करना है, वो कभी किया नहीं मैंने। तो हाँ, ये कह सकता हूं कि वहां इतने बड़े बड़े लोग थे, जिन अभी जो लोग वहां बैठ के चले जाते हैं दिल्ली और ये करते रहते हैं, वह भी चाहता तो मैं बहुत कुछ, बहुत मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं अगर मैं चाहता तो वहां बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो सब मैंने खो दिया। क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, अवसरवादिता या संबंध या लोगों के काने पर पैर रखना, और वो शायद मुझे नहीं आया, तो वो मैंने उन लोगों को खोया। नहीं तो आज मेरे से बिल्कुल जूनियर लोग कमेटी में बैठे हुए हैं और इसको अवार्ड दिलवा दो। अब भोपाल में मैं अभी भी इस उम्र में भी 3 बरस मैं भोपाल में जाके बैठ जाऊं और मैं रंग कर्म शुरू करूं,
तो मैं भी एक मठ चलाने लगूंगा, फिर मेरे समझ में आएगा कि अच्छा मुझे इसको जी नमस्ते जी आगे जी 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 अगर आर्टिकल सर ये सम्मान सर तो वो जो है, क्योंकि मैं तब भी रास्ते से निकलता था और एक बीड़ी पी लेता था, कोई रोड पे चाय पी लेता था। आज बंबई में भी हूं तो भी मैं कुछ मतलब वैसा मुझे नहीं पता, नहीं शायद मैं व्यर्थ आदमी हूं लेकिन यह है कि अगर आप कलाकार बनते हैं तो भाई मेरी तरह ना बनिए। अपने आस पड़ोस में देखिए कि भाई तो अशोक वाजपेयी इंदिरा गांधी को जानते हैं तो ऐसे जी हजूरी कर लो। ये तो जी स्वामीनाथन, ये तो वो वहां पर उस कमेटी में इनसे भी जी, बाबा तो एनएसडी में है, इनसे कहो एनएसडी चले जाएं। तो मैं भी बाबा को 2 साल बाद घासीराम का हाँ बाबा एनएसडी वो भेज देते, 3 साल वहां सरकार पैसे देती, फिर लौट के आता, फिर और फिर एनएसडी और फिर वो सब सीख जाता। तो लेकिन मैं शायद वहां जाके भी चतुराई नहीं सीखता, क्योंकि स्वभाव से ही भावुक इंसान हूं और ये खोया, बहुत कुछ खोया, हाँ बहुत कुछ खोया। पाया तो जो विकास क्या किया, विकास कहाँ किया, खोया ही खोया। और मेरे साथी जो कभी सुनेंगे इसको उनको लगेगा कि हाँ सही कह रहा गंगा, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि इतना मतलब जब मैं मतलब रंगमंडल में सबसे ज्यादा मुझे कहना नहीं चाहिए जो मेन रोल कहते हैं 40 एक्टर में सबसे बड़े बड़े रोल कि क्रेयॉन 40-40 मिनट अकेला बोल रहा है वो मैं करता था। हाय वदन में देवदत्त बाबा ने दिया, आधे अधूरे में जुनेजा दिया, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता साहब आए उन्होंने क्रेयॉन दिया, ना बड़े बड़े रोल। लेकिन छोटा भी रोल अगर करता था तो लोगों को हिला देता था। तो वो पावर तो थी, लेकिन जो आसपास जो लोग थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उनकी शरणागत होके उससे कुछ अपना लाभ निकालना, कुछ सम्मान हासिल करने की चीजें खो दी, लेकिन उसका दुख नहीं। भोपाल में रंगमंच पर आप काफी व्यस्त थे, काफी दिग्गज लोगों के साथ काम कर रहे थे, तो फिर बंबई आने की वजह क्या रही? अरे मुंबई तो हमें बंबई आना ही नहीं था, हमें तो बंबई का सवाल नहीं पता। हमारी पत्नी बंबई आ गई थी, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो यहाँ आ गई थी, वो यहाँ रहने लगी। बच्चा छोटा था तो अलग अलग रहने से अच्छा था कि एक साथ रहे, तो उनके साथ रहने की लालसा में आ गए। और चूंकि वो नादिरा बब्बर के साथ काम करती थी तो वहां जुड़ गए, फिर वो चली गई, हम वहां रह गए और उनके साथ थिएटर करने लगे। फिर उनके डायरेक्टर एक घोड़ा की सभा जो डायरेक्ट किया जिसमें रूमी जाफरी भी एक्टिंग करते थे। फिर बाहर बहुत सारे प्ले किए, फिर खुद अपना बाबूजी प्रोड्यूस किया जिसमें अनुराग कश्यप करता था। तो बहुत सीमा कपूर, सुनील सिन्हा, राजेश सिंह डायरेक्टर, बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने मेरे अंडर में काम किया। फिर बाद में पूनम डिलन, आशिफ शेख, न्यू टर्न में किया। अभी भी एक बातचीत चल रही बड़ी हीरोइन को लेके कोई प्ले करने की। तो मेरा ऐसा बंबई कोई जो हाँ लोगों में जो जोश होता है बंबई जाना है, फिल्म करना है, ऐसी नहीं, मुझे ऐसा नहीं। मैं आया थिएटर परिवार के साथ रहने के लिए और थिएटर ही करता रहा, और थिएटर करते करते काम मिलना वही पृथ्वी थिएटर में। पूछा तुम एक्टर हो क्या, वहां जाके मिल लो। चला गया, मुजरिम हाजिर में काम मिल गया। इधर एक आदमी आया कि फिल्म में काम करोगे भाई, राजकुमार संतोषी की, वहां चला गया, वहां काम कर लिया। तो ऐसा कभी अभी भी मैं कहीं काम मांगने नहीं जाता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल काम मांगने कहीं न तब मांगा ना अब मांगता हूँ। बहुत काम किया, कितने सीरियल किए, मतलब सीआईडी में तो 80 एपिसोड में काम किया, बहुत बहुत काम किया। मतलब फिल्म लाइन में भी मतलब काफी काम किया। अभी लोग 15-17 फिल्में बड़ी बड़ी, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सबके साथ काम किए जितने टॉप स्टार हैं, उन्हें कोई मुझे वो मतलब वो नहीं। हाँ अब देखिए क्या होता है, एक नियति होती। फिर उसके बाद आपने वही जो हमने खोया वहां जो वहां खोया वो यहां भी खोते हैं। अब हमारे सबसे संबंध, आमिर खान साहब का भाई फैजल मेरे साथ थिएटर करता था, आमिर रोज आते थे। सलमान खान साहब कतरीना कैफ को पढ़ाता था तो उससे ताल्लुक है ना। तो जितने बड़े लोग हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री के जो टॉप पर हैं,
वो सब लोगों से व्यक्तिगत संबंध हैं, थे और रहेंगे। लेकिन वही जो खोने वाली बात है वो स्वभाव में है। अगर मेरी जगह कोई आदमी होता तो वो अब तक तो बड़ा खेल कर जाएगा। तो मेरे को नहीं आया, तो यहां भी खोया, वहां भी खोया। बंबई पहुंचने के बाद नादिरा बब्बर जी से आपकी मुलाकात हुई और थिएटर यहाँ करना शुरू किया। नादिरा बब्बर से पहले मुलाकात क्या थी और किस ढंग से फिर आप थिएटर में बिजी होते चले गए, और कौन कौन से थिएटर किए, किसके साथ किए, डिटेल समझ रहा हूँ। नादिरा बब्बर जी से मुलाकात मेरी हो गई थी पहले ही, जब हमारी पत्नी काम करती थी। उसके बाद में आया 89 में, फिर मैं चला गया 90 में आया। तो परिचय तो था। वो जब मैं आया तो वो चरणदास जो नाटक कर रही थी और उन्होंने कहा कि नहीं मिश्रा जी यहाँ कोई काम नहीं है अभी आपके लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने कहा सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम, क्योंकि रंगमंच में ये सब भी सीखा हमने। सुरेश भारद्वाज जी से लाइटिंग सीखी, अपना अलोपी भाई से मेकअप सीखा, सेट सीखा। तो हमें तो सब आता है, झाड़ू लगाने से लेके निर्देशन तक का सारा काम आता है। तो नादिरा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है सेट डिजाइन कर दीजिए। तो मैंने बहुत सस्ता सुंदर चटाई वटाई टोकरी वोकरी का गांव का सेट बना दिया। अच्छा लगा, उसकी लाइटिंग भी कर दी। फिर उस नाटक में जब कोई कलाकार शूटिंग पे चला जाता था, छोटे छोटे रोल भी किए 4-5। उसके बाद फिर राजेंद्र गुप्ता जी आए, उन्होंने एक प्ले डायरेक्ट करना शुरू किया। तो उसमें मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ भोपाल में भी प्ले डायरेक्ट कर चुके थे, और जब मैं बंबई आया तो राजेंद्र गुप्ता जी को लेके मैंने मुंबई दूरदर्शन के लिए टेली प्ले 3-4 टेली प्ले डायरेक्ट किए मैंने 4 कैमरे से। ज्योति व्यास हुआ करती थी, वह भी वहां की अपना दूरदर्शन मुंबई की। तो राजेंद्र गुप्ता जी ने मेरे साथ एक्टिंग भी की थी, डायरेक्शन में, मेरे डायरेक्शन में, और थिएटर भी हमने साथ किया। और मुजरिम हाजिर हो हमने एज एन एक्टर भी, उन्होंने प्ले डायरेक्ट किया। और वो प्ले में 3 रोल थे मेरे। तो 2 प्ले किए गुप्ता जी ने, 2। हाँ, एक में नादिरा जी मेरी बीवी बनी थी और एक में मैं 3 रोल करता था। 2 प्ले गुप्ता जी ने डायरेक्ट किए, मैंने उसमें काम किया। फिर एक खजूर मेट का एक नाटक, वो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया था, उसको इम्प्रोवाइज करके किया। तो एज एन एक्टर काम करता रहा, लाइट वाइट करता रहा। उसके बाद फिर नादिरा जी का एक दर्पण मिश्रा नाम का एक मतलब प्रोडक्शन वाला आदमी था, उसने मुझसे कहा प्ले डायरेक्ट करने के लिए। मैंने कहा बाजी से पूछो। पीसीओ से फोन किया, बोले हाँ करिए। हमने वो किया। तो उसमें बच्चू आजकल सीरियल में बहुत काम करती, जसवीर कौर इनकी अपना राजूपुर कुक्कू बब्बर की बीवी वो थी। देशी घई एक डबिंग आर्टिस्ट बहुत बड़ी है, नादिरा जी ने भी किया। सुनील सिन्हा ने, सीमा कपूर जो सीरियल की दुनिया में नागिन वागिन बनती थी, वो पहली मुंबई में पहला लॉन्च मैंने किया, सीमा कपूर, वो भी। सुनील सिन्हा, राजेश सिंह एक डायरेक्टर है, सीरियल वीरियल बहुत किया, वो भी थे। रूमी जाफरी उन्होंने किया, दर्पण मिश्रा ने किया, और ये मधुर भंडारकर की जो फिल्म फैशन जिसने लिखी है, वो लड़का भी मेरे पास काम करता था। ऐसे सब बड़े बड़े लोग काम करते थे। वो प्ले किया, प्ले बहुत हिट हुआ, बहुत नाम हुआ। और उसके बाद फिर मैं माँ की वजह से मैं थोड़ा कट गया, फिर मैं नहीं कर पाया नादिरा जी के साथ। फिर बाद में जब माँ की डेथ हो गई तो फिर मैंने 3-4-5 प्ले बाहर डायरेक्ट किए प्रोफेशनली। उसमें से एक बाबूजी था जिसको मैंने प्रोड्यूस किया था। वो कारण ये दिल्ली से 152 लोग लेके आए थे फ्लाइट में मेरा प्ले देखने के लिए। मतलब मैं दूसरा आदमी था जिसने बाबूजी डायरेक्ट किया पृथ्वी थिएटर में। और नौटंकी में 300-400 साल पुरानी धुनें, बहुत बढ़िया शो था वो, बहुत मजा आया। बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे, पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया, मिरर, मिड डे सब भर गए थे पूरे हिंदुस्तान के पेपर। बहुत अच्छा हुआ था। फिर
बहुत सारे प्लेस बाहर के, पूनम जी वाला ये जो यू टर्न मराठी में 400 शो हुए उसके, उसको मैंने हिंदी में किया था। आज आसिफ शेख बहुत बिजी हैं, देखिए आप, बहुत नाम कमा रहे हैं। मतलब आज उनकी पहले भी फिल्मों में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अभी जो भाभी जी घर की वजह से बच्चा जान रहा है। तो ये है। तो नादिरा जी के साथ अभी भी आते हैं मैसेज, लेकिन अब क्या कांदीवली रहता हूँ, एक नाटक देखने के जाओ आओ तो जब कभी उस तरफ रहता तो देख लेता। अभी देखा था उनका मैंने, मुंबई मेरी जान एक नाटक देखा था, और एक और दो, उसमें ये अपना आर्यन बब्बर ने काम किया था, उसमें राज बब्बर जी भी थे, उनसे बहुत दिनों बाद मिला, नादिरा जी से मिला, तो अच्छे ताल्लुकात हैं। अब क्या होता है, मुंबई में परिस्थितियां आदमी को तोड़ देती हैं, और रंगमंच तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक अच्छी अर्निंग हो, अर्थव्यवस्था आपकी बेहतर हो। आप 2000 रुपये कमा के थिएटर नहीं कर सकते। आनंद मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हमारे तमाम श्रोताओं का भी, और सभी पाठकों का भी। भविष्य में फिर मौका देते रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।